स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ आरंभ पर। दोस्तों, यूपीएससी के बारे में एक आंकड़ा बताता हूं आपको। शायद आप में से कई लोगों को यह पता भी होगा कि यूपीएससी में हर साल लगभग 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से मात्र कुछ हजार लोगों का ही सिलेक्शन होता है। ये संख्या कई बार 800 हो सकती है या 900 हो सकती है, यानी कि जिस हिसाब से यूपीएससी वैकेंसी निकालता है उस हिसाब से लगभग 1000 और 1200 के बीच में होती है, 800 से 1200 के बीच में। तो 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से केवल कितने हो पा रहे हैं? लगभग 1000 लोग। बाकी 99% का क्या हुआ? यानी कि सिलेक्शन रेट देखें इसमें तो वो निकल कर आता है लगभग 1% का सिलेक्शन रेट। यानी 99% लोग जो हैं इस परीक्षा से हर साल बाहर हो जाते हैं, वो दूसरी चरण में पहुंच जाते हैं अपनी तैयारी की में। तो ऐसे में सवाल आता है, क्या अपनी सारी ऊर्जा जो है यूपीएससी में ही झोंक देनी चाहिए या साथ में कुछ अन्य विकल्प भी तलाश लेने चाहिए या अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी कर लेनी चाहिए? ये एक जेन्युइन कंसर्न है जो है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इसी परसेप्शन पर या इसी एस्पेक्ट पर हम एक प्रैक्टिकल बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि आप यूपीएससी के साथ साथ अन्य कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं उन एग्जाम्स की तैयारी, ये भी समझेंगे। आपको उन एग्जाम जो हम एग्जाम की लिस्ट देंगे आपको या बताएंगे यहाँ पर, उन्हीं एग्जाम की क्यों करें यूपीएससी के साथ साथ, ये भी समझेंगे उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। और आप जो है ना, जब यूपीएससी की तैयारी में सारी ऊर्जा झोंक देते हैं तो कई बार, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन कई बार आपकी अपेक्षा के अनुरूप जो है परिणाम नहीं आते हैं। आपने 1 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की, 3 साल तैयारी की, 4 साल तैयारी की, लेकिन उसके अकॉर्डिंग परिणाम तो आए नहीं। अब आपके विपरीत परिणाम आए हैं, तो ऐसे में क्या करें? 4 साल तक आपने लंबी तैयारी की है, तो 4 साल में स्वाभाविक हो सकता है आपने कोई स्किल ना सीखी हो, आपके हाथ में स्किल है नहीं है, अन्य किसी परीक्षा की तैयारी नहीं की थी, तो अब उस समय आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अगर प्लान भी पहले ही से ही तैयार कर लिया जाए, पहले से ही उस दिशा में प्रयास करते रहें, तो ये लाभदायक होता है। तो चलिए समझते हैं कि हमें यूपीएससी के साथ अन्य एग्जाम्स की तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो देखो, पहला लाभ तो ये समझ लिया मैंने, बताया ही आपको कि ये यूपीएससी जो है ना, ऑल और नथिंग प्रकार की परीक्षा है। क्या है? या तो सब कुछ मिल जाएगा और नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आईएएस मिल गया तो सब कुछ मिल गया, नहीं तो कुछ भी ना मिला। आईपीएस जो भी इनमें सर्विसेज हैं वो मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कुछ भी हाथ नहीं रहता है आपके साथ में। यानी कि आप तीसरे इंटरव्यू चरण तक भी पहुंच जाते हैं, आपने इतनी लंबी प्रक्रिया पार कर ली, फिर भी आपके हाथ में कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है ना। तो ऑल और नथिंग प्रकार की ये परीक्षा है। सफलता का प्रतिशत जो है बहुत कम है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, लगभग 1% का इसमें सफलता दर है, ठीक है। अब जो है अन्य परीक्षाएं क्यों दें, इस पर बात करें तो केवल यूपीएससी पर निर्भर रहना क्या है, मानसिक, आर्थिक और करियर के दृष्टिकोण से ये जोखिम भरा हो सकता है। मैंने बताया ही आपको, आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो है तैयारी में झोंक दी है, अब आपके विपरीत जो परिणाम आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कोई स्किल नहीं थी। मान के चलो आपने जो ग्रेजुएशन से डायरेक्ट जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, तो ऐसे में आपके पास कोई स्किल नहीं है, अन्य जो है आपके पास योग्यता नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है कोई अच्छी जो है सम्मानजनक जो है जॉब पा सके। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपना प्लान जो है भी तैयार रखना चाहिए, या पहले ही साथ साथ तैयारी कर ली जा रही है। यानी आपको अन्य एग्जाम की अलग से तैयारी करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यूपीएससी के साथ साथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? उसका सिलेबस कुछ ऐसा है उन एग्जाम्स का, ठीक है। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो कई अन्य सरकारी परीक्षाओं से भी मेल खाता है। यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें अन्य परीक्षाएं भी शामिल हो जाती हैं। कुछ प्रकार की परीक्षाएं, जो कुछ परीक्षाएं हैं जिनमें अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने की संभावना आपकी बढ़ जाती है अगर आप साथ की साथ जो है यूपीएससी के अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो आपको एक अच्छी ऑफिसर रैंक की जो है आपको जॉब मिलेगी, ठीक है ना। तो स्मार्ट कैंडिडेट वही होता है साहब जो प्लान ए के साथ में प्लान बी भी रेडी करता है। आप जब भी जो है ना
मिलिट्री ऑपरेशन देखते हैं टीवी में, या सुनते हैं कि फला आर्मी ने फला के ऊपर अटैक किया, जैसे भारत की आर्मी है, तो हमेशा जब भी कोई ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं तो प्लान 2 लेकर चलते हैं। अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी क्या होगा, और कई कंडीशन में प्लान सी तक तैयार होते हैं कि प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए स्मार्ट कैंडिडेट इस मामले में वही होगा जो प्लान ए के साथ में क्या हो, उसका प्लान बी भी तैयार हो। अगर प्लान बी फेल हो जाए तो प्लान सी की भी उसकी तैयारी हो, जिससे मानसिक दबाव ना हो, आर्थिक दबाव ना हो, करियर को लेकर के जो है असंभावनाएं ना बने उसके मन में, है ना। इसके बाद समझते हैं कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं अगर हम अन्य परीक्षाओं के साथ तैयारी करते हैं, यूपीएससी के साथ अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं तो लाभ क्या हो सकते हैं। लगभग मैं सारे लाभ बता चुका हूं, फिर भी समझ लीजिए कि आर्थिक मजबूती मिल जाती है आपको। इसका क्या मतलब है साहब, कि अगर आपने मान के चलते हैं एसएससी की तैयारी की या स्टेट पीसीएस की तैयारी की, तो आपके पास एक मंथ में हर महीने 1 तारीख को या 2 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है। अगर आप पास हो जाते हैं तो उस परीक्षा को पास कर लेते हैं और नौकरी पा लेते हैं, तो आपके हर महीने क्या आ रही है, सैलरी आ रही है। तो आपको पैसे को लेकर के तनाव में नहीं रहना पड़ेगा। ये नहीं देखने पड़ेगा कि मेरे माता पिता अगले महीने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, या मुझे किस तरीके से देंगे, या मैं अगले महीने का पैसे का जुगाड़ कैसे करूंगा, क्योंकि आपके पास सैलरी जो है हर महीने आ रही है। तो आप आर्थिक रूप से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे तो आपके ऊपर तनाव नहीं होगा तैयारी में। जो है जो तैयारी करते हैं, अगर तनाव आता है तो तैयारी उस दिशा में नहीं हो पाती है, उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। तो आप तनाव मुक्त होकर के क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये दबाव नहीं होगा आपके ऊपर मानसिक। दूसरा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने एक एग्जाम निकाल लिया ना। तो अब एक एग्जाम निकाल लिया है तो उसके साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी करते रहिए। तो यूपीएससी की तैयारी होगी तो आपके पास जो आत्मविश्वास होगा, भाई मैंने ये तो निकाल लिया, इसे भी निकाल सकता हूं। एक बार हम किसी छोटे में ही सफल हो जाते हैं ना, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीढ़ी, फिर नेक्स्ट सीढ़ी, ठीक है ना। तो कम तनाव में आप यूपीएससी की तैयारी करने में संभव हो पाएंगे, है ना। स्मार्ट विकल्प क्या होगा, नौकरी के साथ तैयारी। यानी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है साहब, यूपीएससी के साथ आपने अदर एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। अदर एग्जाम की शुरू की था तो क्या हुआ, बाई चांस छोड़ो, आपकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि आपने अदर एग्जाम का आपका पहले निकल गया है। अदर एग्जाम जो दिया था आपने वो पहले निकल गया, यूपीएससी का भी नहीं निकला है। तो पहले निकल गया ये एग्जाम, मस्त आप ऑफिसर बन गए। जो है आप क्या बन गए, ऑफिसर बन गए हैं, सैलरी आ रही है, आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई है, आर्थिक निर्भरता आप किसी पे है नहीं, आपकी तनाव कम हो गया, तो यूपीएससी की तैयारी भी आसान हो जाएगी। आप जो है छुट्टी लेकर भी तैयारी कर सकते हैं कि आपने जो लीव ले ली, पेड लीव भी मिलती है, सरकार देती है, तो आपने वो लीव ले ली, उस लीव के बाद जो आप मुक्त होकर के आराम से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो बिना किसी तनाव के, ठीक है। तो वैकल्पिक परीक्षाएं जो हैं क्या करती हैं, एक बैकअप प्लान नहीं देती, कम से कम वो क्या करती हैं, वे आपकी सुरक्षा, आत्मविश्वास और सफलता का रास्ता बन सकती है। यानी जो आपने तय किया था ना आईएएस बनने का, आपने तय किया होगा आईपीएस बनने का, या आईआरएस बनने का, आईएफएस बनने का, या कुछ और बनने का, तो उस तक पहुंचने का रास्ता आसान बना देती है ये आपका प्लान भी, है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अगर बात करें कि साहब कौन कौन से सिलेबस हैं, कौन कौन सी परीक्षाओं के, अन्य परीक्षाओं के सिलेबस हैं जो यूपीएससी के साथ ओवरलैप करते हैं या उससे टकराते हैं, तो बात करें, अगर देखें करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर यूपीएससी में शामिल है, यूपीएससी में आता ही आता है, बहुत बड़ा पोर्शन आता है इसका, ठीक है। तो अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है, सटीक तथ्यों पर अधिक ध्यान देना होता है, बस केवल इसमें फैक्ट पे ध्यान देना होता है। एसएससी और आईबी जैसी परीक्षाओं में इससे करंट अफेयर आता है। इसके बाद बात करें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ये तो यूपीएससी में आता ही आता है, इसके बिना तो कुछ है नहीं है, तो यूपीएससी में आता है ये। इसके साथ साथ राज्य पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये आता है, लेकिन राज्य पीसीएस की परीक्षाओं में मात्र एक अंतर हो जाता है कि वहां राज्य से संबंधित विशेष ज्ञान भी आपको हासिल करना पड़ता है। तो ठीक है, ये कवर हो रहा है ना, हो रहा है। इसके बाद बात करो पर्यावरण और विज्ञान की, यूपीएससी में शामिल है और एसएससी में बेसिक साइंस ज्यादा आती है, बस इतना फर्क है। अन्य परीक्षाओं में भी शामिल होता है। निबंध लेखन, उत्तर लेखन की बात करें,
एसएससी में शामिल है। अगर आपने अपना सिलेबस देखा हो यूपीएससी का, तो आपको वहां पर ये सारी बातें दिख जाएंगी। अगर नहीं देखा है तो हम इस पे एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। इससे पहले हम ये भी बना चुके हैं, जो 12th के बाद तैयारी करने की सोच रहे हैं तो वो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं कि 12th के बाद किस तरीके से रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, हमें किस समय पर पढ़ने चाहिए। तो वो वीडियो आप जाकर के देख लें। साथ के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साहब, और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। इसे शेयर भी करिए, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक दृष्टिकोण की बात करें तो यूपीएससी में शामिल है। देखिए, आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, उसमें सारी बातें शामिल हैं। नहीं है तो एक बार हमारा वीडियो देख लीजिए, आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ वीडियो देखिए। पूरा स्ट्रक्चर और उसका सिलेबस हमने समझाया, विस्तार से समझाया, एक एक बात आपको समझाइए, क्यों पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्यों मैप है, एक कैसे आपकी वो रास्ता को जो क्लियर करता है, दिशा को आपको सही दिखाता है, जो है आपकी तैयारी को एक सही दिशा में कैसे करता है सिलेबस, वो समझ में आ जाएगा। अब बात करें सीसेट, जिसमें मैथ, लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सारी बातें आती हैं, वो यूपीएससी में शामिल है, बेसिक प्रकार का आता है। लेकिन अन्य परीक्षाओं की बात करें तो एसएससी, आईबी, सीडीएस, ईपीएफओ इसमें भी आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बस प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गहराई से पूछ लिया जाता है, बस इतना सा अंतर है ना। तो आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ये सब ग्रुप ए ग्रुप बी की नौकरी है, ठीक है ना। आईएएस जैसे ही, मतलब आप आईएएस तो नहीं होंगे, लेकिन आपका सम्मान, आपको सेवा करने का भरपूर उसी तरीके का मौका मिलेगा। आप देश की सेवा इन सर्विसों के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि कौन कौन सा एग्जाम, जैसे 7 प्रकार के मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली है, लगभग 7 जो है एग्जाम है जो यूपीएससी के सिलेबस से टकराते हैं। यानी कि आप यूपीएससी की परीक्षा के साथ साथ इन 7 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कितने? 7 एग्जाम। पहला है साहब स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस, क्योंकि स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का लगभग सिलेबस एक जैसा है। कुछ बातें हैं जो राज्य विशेष के अनुसार पढ़नी होती है आपको, कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, वो उसको देखना होता है। उसके बाद बात करें सीडीएस, एएफसीएटी, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, इसके एग्जाम होते हैं। A1 क्लास की जो है नौकरी है। एसएससी सीजीएल आपने सुना ही होगा, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसमें खुफिया जानकारी एकत्रित करनी होती है। कौन सा देश हमारे ऊपर हमला करने की सोच रहा है, क्या कौन सा देश या कौन सी संस्था हमारे देश में गड़बड़ फैलाने की सोच रही है, हमारे अंदर जो आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से कौन कौन से जो तत्व खतरनाक हैं, उन सब की खुफिया जानकारी जुटानी होती है। तो जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में हमारी सहायता करता है ये, ठीक है। ईपीएफओ और एपीएफसी ये गैजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है, राजपत्रित अधिकारी होता है। तो ये जो है आपको इन एग्जाम पर ध्यान देना होगा। क्यों देना है, क्यों इनकी तैयारी करना है, देखिए आगे समझिए। स्टेट पीसीएस एग्जाम मैंने बताई, इसका सिलेबस जो है टकराता है पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह टकरा जाता है कई बार, ठीक है। यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश, बीपीएससी यानी बिहार का, मध्य प्रदेश, ये कई उदाहरण हैं। इनके एग्जाम आप दे सकते हैं। राजस्थान है, उत्तराखंड है, अगर आप नॉर्थ बेल्ट से हैं तो। उसके बाद इसका स्वरूप क्या होता है, राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवाएं, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बीडीओ और आदि पद पर आपको यहाँ चयन मिलता है। यानी कि आप जो है आईएएस बनने, यहाँ से आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, आपने राज्य पीसीएस की परीक्षा जो पास कर ली, राज्य पीसीएस की परीक्षा पास कर ली, आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात हो गए। आपने कुछ दिन जो है सर्विस की, कुछ साल सर्विस की, सर्विस के बाद आपको प्रमोशन मिला, प्रमोशन मिलते मिलते आप किस पद पर पहुंच गए, आईएएस के पद पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेम यहां पर होता है, जो डीएसपी है आपका, अगर आपने सपना सोच रखा है कि मुझे आईपीएस बनना है, तो आईपीएस भी यहां से आपकी राह आसान हो जाएगी। डीएसपी बन गए आप, डीएसपी बन गए, फिर यहां पर सेम बात लागू होती है, आपका प्रमोशन होते होते आप जो है कहां पहुंच जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे। एक तो ये हो गया। अगर मान के चलो आप इसके जरिए नहीं जाना चाहते, डीएसपी बन गए या आप डीसी बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो साथ की साथ तैयारी करिए यूपीएससी की। यूपीएससी की तैयारी करते करते क्या पता आपका जो है इस बार जो यूपीएससी की परीक्षा भी पास हो जाए, हो सकता है आपको आईएएस मिल जाए, जो आपने सपना सोचा था। तो 2 काम एक साथ हो गए आपके, जो है यूपीएससी की भी तैयारी हुई, पीसीएस की भी तैयारी हुई। तो इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसकी चयन प्रक्रिया भी सेम है,
पूरी तरह सेम है लगभग यूपीएससी की तरह। उसमें भी प्रीलिम्स होता है, इसमें भी प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स आप पास करेंगे तभी आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा पास करेंगे तो उसके बाद साक्षात्कार आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और फाइनल मेरिट के बाद जो रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको डीएसपी मिलना चाहिए या डिप्टी कलेक्टर बनने चाहिए, बीडीओ बनने चाहिए, वो रैंक आपकी तय कर देगी। ठीक है, तो एक जैसा इसका चयन प्रक्रिया है। तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए, अगर यूपीएससी की आपने तैयारी की तो जैसे प्रीलिम्स की तैयारी की तो साथ की साथ जो है पीसीएस की भी तैयारी हो गई, साथ की साथ मुख्य परीक्षा की ये भी रिटन में होती है, ये बहुविकल्पी होती है, ऐसे ही जो है ये भी रिटन में होती है, इसका इंटरव्यू भी सेम होता है। तो उसके बाद बात करें पाठ्यक्रम, मैं ये बात बता ही चुका हूं आपको। अतिरिक्त तैयारी करने की आवश्यकता कहां पर है? केवल राज्य विशेष के सामान्य ज्ञान की आपको जानकारी लिखनी है अतिरिक्त, और कोई अतिरिक्त जानकारी इकट्ठी नहीं करनी है। एक अतिरिक्त ये हो सकता है कि फैक्ट पर थोड़ा सा और अंदर चले जाइए। साथ के साथ क्षेत्रीय भाषा यानी कुछ राज्यों में लागू होती है तो वहां पर जो है आपको पढ़ना है बस। तो हालांकि सारे राज्यों में ये जो है नहीं होता है। उसके बाद करें लाभ क्या है इसका, मैंने बता ही दिया। कम प्रयास में यूपीएससी जैसा ही सम्मानजनक करियर विकल्प आपको मिल जाता है, यानी कि अधिकारी बन जाते हैं आप ए ग्रुप के, तो ये आपका लाभ है। इसके बाद बात करें साहब कि CAPF यानी सहायक कमांडेंट, ये कौन जो है क्या कौन कौन से पद शामिल होते हैं इसमें? CRPF के, BSF के, CISF के, ITBP, SSB में ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं आप। कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, निर्णयकर्ता होते हैं, निर्णय लेने वाले होते हैं। आपके अंडर में एक स्टाफ होता है, ठीक है, तो ये कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है। तो आप इस अधिकारी एक ग्रुप के अधिकारी बन करके भी जो है यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं साथ साथ। तो दोनों में हाथ आजमाइए, अकेले में क्यों आजमाएं? अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करके अगर इसका भी लाभ मिल जा रहा है और इसका लाभ मिलने के बाद आपको यूपीएससी मिल जा रहा है तो क्यों नहीं करनी चाहिए आपको भाई साहब। इसके बाद चयन यूपीएससी आयोजित कराता है। आप तो यूपीएससी की कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पर मिल गया, यूपीएससी ही इसका आयोजन कराता है, यूपीएससी इसकी परीक्षा लेता है। इसके बाद बात करें कार्य, लगभग 150 जवानों की टुकड़ी को संभालते हैं आप जो है, मैंने कहा ना पूरा स्टाफ 150 जवानों की टुकड़ी को संभाल रहे हैं आप जो है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ऑपरेशन प्रशिक्षण और प्रशासन में भागीदार निभा रहे हैं अपनी, ठीक है। प्रोन्नति के बाद आप जो है डिप्टी कमांडेंट बन सकते हैं, कमांडेंट बन सकते हैं, डीआईजी और आईजी जैसे पदों तक पहुंच सकते हैं आप इसमें। अभी तक तो आप न्यूज में सुनते होंगे या देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि डीआईजी साहब का फलाने जगह दौरा हुआ, आईजी साहब ने वहां पर वो किया, आईजी साहब ने ये उद्घाटन किया, आईजी साहब ने ये नीति लागू की, इस तरीके की बातें। तो आप भी आईजी डीआईजी जैसे पदों से सम्मानित हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। एजेंसियों में नियुक्ति की बात करूं तो आपको रॉ, जो फिर वही खुफिया जानकारी जुटाने वाली हमारी जो है सबसे बड़ी संस्था रॉ, एनएसजी, एसपीजी जैसी संस्थाओं में यानी विभागों में आपको नियुक्ति मिल सकती है। आप जो है देख रहे हो कितने देश की सेवा कितने उस स्तर पे जाके कर सकते हैं आप जो है। तो अगर आप यूपीएससी के साथ इन परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण भूमिका क्या है रॉ, और मैंने बताई आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, खुफिया जानकारी जुटाना, बाहरी आक्रमण तो नहीं होने वाला, कोई बाहरी जो देश हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी जुटाते हैं आप जो इसके माध्यम से। मजबूत नेतृत्व करना, प्रबंधन परिचालन का कौशल का आवश्यक है इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ईपीएफओ और एपीएफसी, इसका कर्मचारी जो है इसकी फुल फॉर्म है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हिंदी में, और इसकी है सहायक भविष्य निधि आयुक्त। ये भी एक वन क्लास का अधिकारी है। इसमें जो है इसका आयोजन कौन करता है, इसकी परीक्षा कौन लेता है? देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, यूपीएससी ले रहा है। इसी की तो तैयारी कर रहे थे आप, यानी कि नहीं, आप यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो यूपीएससी सीएसई की तैयारी के साथ साथ आपको इसको भी ध्यान देना है। अगर आपकी इसमें रुचि है तो ये आपका एक वैकल्पिक करियर बन सकता है। वैकल्पिक करियर बनाने के बाद में आप यूपीएससी में जाइए आराम से। ये जो है इसका लेवल देखिए, लेवल क्या है, ग्रुप ए का राजपत्रित अधिकारी, केंद्र सरकार में गैजेटेड अधिकारी होता है, ठीक है। और ये इसकी अगर कितनी साल में कितनी बार होता है तो ये रिक्तियों की आवश्यकता के अनुसार होता है, जरूरी नहीं कि हर साल हो। जिस साल इसकी जरूरत, जिस साल जो है जरूरत होती है विभाग में तभी वो निकालता है।
तो वार्षिक नहीं होता, ये अनियमित रूप से कभी भी हो सकता है। आपको नोटिफिकेशन देखते रहना पड़ेगा इसके लिए। इसकी वेबसाइट पे जाइए, देखते रहिए कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब जो है इसकी वैकेंसी निकलनी है। जिस दिन वैकेंसी निकले जिस साल, भर दीजिए आप। अलग से तैयारी बहुत कुछ खास करनी नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है इसमें यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वही भरते हैं, तो आप भी करिए काम, ठीक है। अगर पात्रता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक, यानी आपको स्पेशल डिग्री की जरूरत ही नहीं है कि आप जो है फला सब्जेक्ट में या कृषि या बीटेक या मैथ या साइंस इस तरीके की विषय में आपके पास डिग्री होगी तभी आपको इसमें एंट्री मिलेगी। नहीं, किसी भी विषय में या किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर स्नातक कर लेते हैं तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाते हैं। आयु सीमा के लिए बात करें तो आयु सीमा जो आमतौर पर 35 वर्ष रखी गई है, और आरक्षित श्रेणियों के जो वर्ग हैं, जो आरक्षित श्रेणियों के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए इसमें छूट दी जाती है। देखो वेतन सीमा देखो साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लो, ठीक है। लगभग 56,000 से लेके 1,77,500 रुपए तक मिल सकते प्रति माह। और ये तो इतनी सी बात है। इसके अलावा क्या मिलेगा? डीए, एचआरए, टीए और अन्य सरकारी भत्ते। सैलरी देख रहे हो कहां पहुंचेगी आपकी, छोटी तो बात नहीं है ना। और A1 क्लास का अधिकारी किसका है? ग्रुप ए का अधिकारी है ये। तो क्यों नहीं बनना चाहिए आपको ग्रुप ए का अधिकारी? और ग्रुप ए का अधिकारी बनकर के आप जो अपने सपना देख रहे हैं आईएएस का, करिए आप उनसे आराम से। अब देखिए साहब, इसमें जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की बात करें, 2 पेपर बताएं तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी उस पर ध्यान दीजिए, वैधानिक निकाय है ये। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है ये। कोई छोटा मोटा काम नहीं करोगे आप अगर इसमें सेलेक्ट हो गए तो। आप जो कर्मचारियों के भविष्य को संभालने का काम करेंगे, उनकी पेंशन जो है समय पर पहुंचे, इसका आप जो है प्रबंधन करेंगे। विश्व स्तर पर सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। देखिए इसका वजन देख रहे हो आप। पहला तो वैधानिक निकाय, दूसरा विश्व स्तर पर जो है सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। तो क्यों नहीं जाना चाहिए? एक आप गौरव जो है क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए आपको इसका? मुख्य कार्य की बात करें तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा का प्रबंधन करता है ये। योगदान सुनिश्चित करता है कि जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता, वो 12% और कर्मचारी द्वारा 12% प्लस ये बेसिक और डीए के आधार पर वो अपना जमा करते रहे, इसमें कोई कटौती ना करें, इसका जो है सुनिश्चित करता है। योजना प्रशासन में केंद्रीय न्यायिक बोर्ड है ये का समर्थन करता है, ठीक है। अब इसके दूसरे उसकी बात करें तो दूसरा है साहब, क्या हुआ, हाँ, दूसरे की बात करें तो सहायक निधि आयुक्त एपीएफसी, यूपीएससी के माध्यम से भर्ती किए गए ग्रुप ए राज्य प्रतिनिधित्व अधिकारी है। ये भी ईपीएफओ के भीतर ही एक विनियामक और प्रबंधन भूमिका का निभाता है ये जो है, ठीक है। इसकी परीक्षा भी कौन लेगा? यूपीएससी लेगा ना। इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं? ईपीएफ अधिनियम और योजनाओं के अनुपालन को लागू करना, समय पर और सटीक योगदान के लिए नियोक्ता रिकॉर्ड का निरीक्षण करना कि वो टाइम से योगदान दे रहा है नहीं दे रहा है। जो बकायाकर्ता हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, कर्मचारियों की शिकायतों को जो है निपटाना, विवादों का समाधान करना, ईपीएफ नियमों पर जागरूकता और शिक्षा का संचालन करना, ऐसे ही कर्मचारियों की देखरेख करना और क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यों का प्रबंधन करना। अभी जब मैं इसका वो बताऊंगा ना कि आपका प्रमोशन किस हद तक हो सकता है इसमें, अगर आप प्रारंभिक आपने जो है नियुक्ति मिल जाती है आपको अगर, तो किस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, तो आप भी कहेंगे अरे साहब हमें तो बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए कैरियर प्रोग्रेशन, आपकी प्रारंभिक नियुक्ति होती है क्षेत्रीय या जिला कार्यालय में, आपकी शुरुआती जो है प्रारंभिक नियुक्ति होती है। इधर से देखिए, तो प्रारंभिक नियुक्ति हो गई आपकी, परीक्षा पास की, उसके बाद नियुक्ति हो गई। उसके बाद कुछ साल बाद जो है आपका प्रमोशन होगा, आप सेकंड लेवल पे पहुंचेंगे। प्रमोशन होगा तो आप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, जिसका जो यानी कि अब आपका क्या होगा, क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका में आपकी पदोन्नति हो गई। उसके बाद देखिए साहब, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त बन जाएंगे आप, एक लेवल और ऊपर आपका प्रमोशन हो रहा है, एक अतिरिक्त केंद्रीय पद पर पदोन्नति हो गई आपकी। इसके बाद देखिए मुख्य भविष्य निधि आयुक्त,
ये ईपीएफओ में सबसे सर्वोच्च पद है। इसके बाद अन्य विभागों में जाएंगे, ये ईपीएफओ में क्या है, सर्वोच्च पद है। तो आप मुख्य भविष्य निधि आयुक्त तक पहुंचते हैं अगर आप इसकी परीक्षा पास करके इसमें नियुक्ति ले लेते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं साहब नेक्स्ट, आरबीआई ग्रेड ए, नाबार्ड और सेबी जैसी संस्थाओं में आपको कौन कौन सी जो है भूमिका में नियुक्ति मिल सकती है। तो आरबीआई ग्रेड बी के अधिकारी के रूप में आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसकी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आयोजनकर्ता कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई इसका आयोजन कर रही है, आरबीआई इसकी परीक्षा ले रही है। ठीक है, चूंकि ये आरबीआई है तो यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो उसकी तैयारी पर आपको विशेष ध्यान पर देना पड़ेगा। पद प्रकार क्या है इसका, ग्रेड बी का अधिकारी है, जनरल, डीईपीआर और इस तरीके के इसमें अधिकारी शामिल होते हैं। योग्यता आपको 60% अंकों के साथ स्नातक, और वो क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड जो है स्ट्रीम के लिए विशेष जो है डिग्री होती है, लेकिन सामान्य जो है 60% अंकों के साथ तो चाहिए आपको। उसके बाद बात करें कि इसके चरण क्या हैं, परीक्षा चरण में जो है पहला चरण है वस्तुनिष्ठ, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। उसके बाद जो है दूसरे चरण में आपको डिस्क्रिप्टिव और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें शामिल हो रहे हैं। उसके बाद आता है अगला चरण साक्षात्कार इंटरव्यू। वेतन देखिए कितना आकर्षक है, क्यों छोड़ रहे भाई साहब इस वेतन को, तैयारी करो साथ साथ यूपीएससी की तैयारी के साथ इसकी तैयारी करिए, और 80,000 प्रति माह उठाइए, और भत्ते अलग हैं, भत्ते अलग हैं, वो सॉरी इसमें शामिल है, सॉरी भत्ते 80,000 प्रति माह आप उठाइए, आराम से जो है बढ़िया एक जो कहाँ 8x8 के कमरे में रह रहे हैं, बढ़िया 80,000 की तनख्वाह को उठा करके बढ़िया फ्लैट लीजिए, एसी लगवाइए, मस्त जो है कूल होकर के तैयारी कीजिए, बिना तनाव के, बिना किसी की हुए, मस्त लेट के तैयारी कीजिए, बैठ के गए, वो चक्का वाली कुर्सी है ना पंचायत में, वो चक्का वाली कुर्सी ला करके बैठिए, कहाँ टूटी फूटी कुर्सी पे बैठे हैं आप भी जो है, तो इसका लाभ कर उठाइए। ठीक है, अब बात करें भूमिका क्या है इसकी, नीति निर्माण, वित्तीय विनियमन, मौद्रिक स्थिरता और बैंकिंग पर्यवेक्षण। अभी तक अब अगर आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए तो आप करंट अफेयर में पढ़ रहे होंगे आजकल के आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन किया, मौद्रिक समिति ने इतना रेपो रेट बढ़ा दिया, इतना रेपो रेट घटा दिया, तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आ रहा है। तो आप अगर इसमें नियुक्ति पा लेते हैं तो आप भी उस मौद्रिक नीति में समिति में भागीदार होंगे, वहां भी आप जो सलाह देंगे, अरे साहब इतना नहीं, आप इस बार इतना कर दीजिए, आप जो लिक्विडिटी बढ़ाने पर जो है सलाह दे रहे हैं, आप कई बार कह रहे हैं नहीं लिक्विडिटी आप घटाओ, तो ये लिक्विडिटी घटाने बढ़ाने पे आप अपने निर्णय दे रहे हो। जिम्मेदारियां, मौद्रिक नीति तैयार करना, बताई दिए, उसे लागू करना, बैंक और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करना, मुद्रास्फीति, मुद्रा और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। ये सारी बातें अभी तक क्या कर रहे हैं आप, करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप अगर में सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये सारी बातें आप हैंडल कर रहे होंगे, इनका प्रबंधन कर रहे होंगे। तो साहब इसकी तैयारी कीजिए, साथ के साथ लीजिए आप एक विकल्प और आराम से फिर यूपीएससी की तैयारी कीजिए। नाबार्ड की बात करें साहब, आयोजनकर्ता जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, पद प्रकार सहायक प्रबंधक है। इसका आप चाहे तो ना स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे आपको जो है रिकॉल करने में आसानी रहे, और आपको रोज देखेंगे तो हो सकता है आपके मन में आ भी जाए, अरे ला तैयारी कर ही लेता हूँ, इतना अच्छा वेतन मिल रहा है, 75,000 रुपये महीने मिल रहे हैं इसमें जो है, उसमें 80,000 मिल रहे थे, उसमें 56 से 1,70,000 के समथिंग मिल रहे थे, तो क्यों ना तैयारी कर लो, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, भूमिका क्या है, ग्रामीण विकास, कृषि वित्त नीति, सहकारी बैंकों का विनियमन करना। उसके बाद जिम्मेदारियों की बात करें, ग्रामीण बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का समर्थन करना, ग्रामीण ऋण संस्थानों को पुनर्वित्त करना, और इसके साथ साथ स्थायी कृषि और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना। अगर कोई गांव से है तो आप कई बार शिकायत करते होंगे, हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है, कृषि की ये हालत है, ये है वो है, मानिए अधिकारी करवाइए समस्याओं को दूर जो है। आगे देखें, सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, सेबी अगर कुछ लोग जो है इंटरेस्ट रखते होंगे उसमें, शेयर मार्केट में शेयर खरीदते और बेचते होंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे, तो वो सेबी के बारे में जानते होंगे क्या संस्था है ये, और सेबी के बारे में जानते हैं तो आपको रुचि भी इसमें ले लेनी चाहिए एक बार जो है। आयोजनकर्ता कौन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी, ये इसका आयोजन कर रहा है। सहायक प्रबंधन ग्रेड ए का अधिकारी है, ये भी सहायक प्रबंधन ग्रेड ए का अधिकारी। योग्यता क्या चाहिए, प्रासंगिक क्षेत्रों में, यानी कि इसमें अलग अलग योग्यता होती हैं, आपको विशेष डिग्री की आवश्यकता हो सकती है इसमें। ठीक है, जैसे लॉ की है, आईटी, इंजीनियरिंग, वाणिज्य है,
तो जिस हिसाब की इसमें वैकेंसी आए, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो बढ़िया, अप्लाई करिए। परीक्षा का चरण क्या है? चरण 1 वस्तुनिष्ठ, वही सेम प्रकार है। चरण 2 जो है विषय परक और वस्तुनिष्ठ और साक्षात्कार। और देखिए इसकी सैलरी, देखिए साहब, देखिए सैलरी 1,07,000 समथिंग इसकी जो है सैलरी प्रति माह। सोचिए, अगर आप जो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे ही मोबाइल में दिखेगा 1,07,000 समथिंग सैलरी क्रेडिट हो गई है मेरे अकाउंट में, खुशी का क्या आलम होगा। जो अभी तक जो है जिन संसाधनों से या जिन जो है रिसोर्सेज से आप जो है वंचित रहे हैं, आप अपनी जेब से खरीदे। क्या चाहिए? आईफोन चाहिए, ले भाई। क्या चाहिए? एलईडी, ले। अरे क्या चाहिए? एसी, लगवा भाई साहब। अरे 8x8 कमरे में रह रहा हूँ मैं, नहीं नहीं, आपका कबूतर खाने में नहीं रहूंगा, अब तो मैं फ्लैट में रहूंगा। जैसे ही ये वेतन दिखेगा आपको, तो करिए साहब तैयारी इसकी। उसके बाद भूमिका वही है, प्रतिभूति बाजारों का विनियमित करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना। कई बार लोग जो है शेयर मार्केट में पैसे लगाते होंगे तो कई लोग शिकायत करते हैं, अरे कोई जो है इसको मैनेज कर रहा है क्या मार्केट को, अरे मेरा पैसा लगाते ही जो है मार्केट नीचे चली जा रही, मेरा पैसा लगाते ही मार्केट ऊपर चली गई, मैंने इस कंपनी में जो है पैसा लगाया था, अब ये कंपनी का प्रबंधन ठीक से काम नहीं कर रहा है, घोटाले कर रहा है। इस सब की निगरानी करता है जो है, ठीक है। जिम्मेदारियां स्टॉक एक्सचेंजों और प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करता है। ये निवेशक सुरक्षा कानूनों को लागू करता है। आईपीओ, जो लोग आईपीओ पैसा लगाते होंगे इसमें, क्या कहते हैं, शेयर मार्केट में, तो उन्हें पता होगा आईपीओ क्या है। इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे आईपीओ का क्या मतलब होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है इसका मतलब, यानी कि जब कोई कंपनी, नई कंपनी मार्केट में, किसमें? मार्केट में, शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराने जाती है, तो पहले वो आईपीओ निकालती है, पब्लिक से पैसा उठाती है इसके थ्रू। अधिग्रहण या इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, अनुपालन को संभालना, इसकी ये जिम्मेदारी होती है। शेयर बाजार के लिए शीर्ष नियामक है ये संस्था जो है, सेबी कौन है? शेयर बाजार के लिए शीर्ष नियामक संस्था है सेबी, ठीक है। ये याद रखना, ये एक आपका फैक्ट भी बन गया, ठीक है। वित्त, कानूनी, तकनीकी विशेषज्ञता वाले उम्मीदवार अगर हैं तो आप इसमें रुचि लेकर के भर सकते हैं। आगे बात करते हैं साहब, आगे बात करते हैं सीडीएस एपीसीएटी के बारे में। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कई लोगों का सपना होता है इसमें, कई लोग जो है दिन रात एक कर देते हैं इसके लिए भी, जैसे आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आयोजन कौन करा रहा है? यूपीएससी। देख रहे हो, शीर्ष संस्था जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वही तो आयोजन करा रहा है, तो इसकी सिलेबस का टकराना हो सकता है, स्वाभाविक हो जाए कई बार, तो करिए इसकी तैयारी। आवृत्ति वर्ष में 2 बार हो रहा है, यूपीएससी तो 1 ही बार हो रहा है, 2 बार आपको मौका मिल रहा है आपको यहाँ पर, और 2 बार मौका मिल रहा है, तो लीजिए सिलेक्शन लेकर के फिर जो है यूपीएससी की तैयारी साथ साथ कीजिए। आमतौर पर ये अप्रैल और सितंबर माह में शामिल होता है। इसमें शामिल अकादमियाँ कौन सी हैं? भारतीय सैन्य अकादमी, आपको अगर इच्छा है, आपने कभी सपना से देखा हो बचपन में कि मैं वर्दी पहन करके देश की सेवा करूं, तो देश की सेवा करनी है तो जाइए इसका शामिल। भारतीय नौसेना अकादमी INA, भारतीय सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA, इन अकादमियों में आपको जाने का मौका मिलता है इस एग्जाम के थ्रू। प्रारंभिक रैंक क्या होती है? लेफ्टिनेंट या इसके समकक्ष। टीवी पर देखते होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह को फलाना सम्मान मिला, लेफ्टिनेंट फलाने सिंह को ये सम्मान मिला, लेफ्टिनेंट फलाने सिंह ने ये जो है ऑपरेशन किया, तो आप भी वैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, वो सम्मान ले सकते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसका प्रारंभिक वेतन की बात करें 56,100 है लगभग, इसमें शायद DA वगैरह भी जुड़ सकते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। परीक्षा संरचना देखिए साहब, लिखित परीक्षा है, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य तरीके से पूछे जा रहे हैं इसमें, ठीक है, OTA को छोड़ करके। उसके बाद दूसरा चरण आता है SSB साक्षात्कार। 5 दिन का जो है ये इंटरव्यू प्रोसेस होता है, आपको लगातार 5 दिन जो है इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो छोटे मोटे आदमी नहीं, यहाँ तो यूपीएससी में 1 ही इंटरव्यू है या 5 हैं, समझ रहे हो। उसके बाद चरण तीसरा जो है चिकित्सा परीक्षा जो है, यानी कि इसमें आप फिट है कि नहीं फिट है, अकॉर्ड आप मेडिकली फिट है नहीं फिट, तो इसका भी देखा जाता है। तो उसी हिसाब से अगर कुछ लोग इसमें रुचि लेना चाहते हैं, आपने सपना लगाया है कभी डिफेंस में जाने का, तो देख सकते हैं आप इसे। दूसरा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, आयोजन करता है भारतीय वायुसेना। रफाल वगैरह सब आंखों से देखेंगे, फिर आप जो है, हो सकता है आप उस डीलिंग में शामिल भी हो, किस देश से आपको रफाल खरीदना है, किस देश से आपको दूसरा प्लेन खरीदना है, या अपने देश का कौन सा बेचना है, तो ये सारी बातें आप जो है। उद्देश्य क्या है? फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी पर तकनीकी और गैर तकनीकी शाखाओं में आपको
प्रवेश मिलता है इसके थ्रू, आप वहाँ पर जो है नियुक्ति पाते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10+2 तो 10+2 में स्नातक और भौतिकी और गणित, ठीक है। और उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो स्ट्रीम के अनुसार अलग अलग जो है हो सकता है वो इंजीनियरिंग में आपको जा रहा है तो उसके लिए अलग जो है योग्यता मांगी जाए, प्रशासन के लिए मांगा है तो अलग योग्यता, लॉजिस्टिक के लिए मांगा है तो अलग योग्यता। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो अविवाहित अनमैरिड होना जरूरी है इसके लिए। अगर आप मैरिड हो चुके हैं तो मत जाना फिर जो है, ठीक है। उसके बाद आयु सीमा फ्लाइंग में 20 से 24 वर्ष और ग्राउंड ड्यूटी में 20 से 26 वर्ष, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, तभी उसमें अप्लाई करना। आगे देखो IB, खुफिया जानकारी जुटानी है ना। कई लोगों का शौक होता है इधर की बात सुनना, उधर की बात सुनना, फिर इधर की उधर कहना, किसी के मोबाइल से कुछ खुफिया निकाल के लाना। तो अगर ऐसा शौक है तो जाइए IB में और देश की सुरक्षा में अपना भूमिका निभाइए, देश को जो है साजिशकर्ताओं से बचाइए, ठीक है। संचालनकर्ता कौन है इसका? गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय इस परीक्षा को आयोजित कराता है। पद सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी, ग्रेड 2 का आपको अधिकारी बनाया जाता है। भूमिका क्या है? खुफिया ब्यूरो में प्रवेश स्तर का अधिकारी होता है। उसके बाद आप जो है अन्य जिम्मेदारी दी जाती है आपको। मुख्य जिम्मेदारी क्या है? मुख्य जिम्मेदारी वही है जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, जो है खुफिया जानकारी एकत्रित करना। किसके लिए? आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी आदि से संबंधित जानकारी। निगरानी और फील्ड ऑपरेशन करना, खतरे का आकलन और रिपोर्ट तैयार करना कि साहब कोई खतरा तो नहीं है, अगर खतरा है तो उसका आकलन करेंगे, कितना खतरा है, ज़्यादा है कि कम खतरा है, उसकी एक रिपोर्ट बना करके आप जो है मिनिस्ट्री में सौंपेंगे। उसके बाद कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के साथ कानून प्रवर्तन का समर्थन करना। अब चलते हैं इसकी योग्यता की बात कर लें तो किसी भी विषय में आपको स्नातक की जरूरत होती है, कोई स्पेशल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप कोई भी डिग्री प्राप्त कर लिया आपने स्नातक की तो जा सकते हैं। 18 से 27 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई है इसकी। और पोस्टिंग कहाँ मिलती है? भारत में कहीं भी मिल सकती है। वो नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, वो साउथ ईस्ट में हो सकती है, वो साउथ में हो सकती है, वो जो है वेस्ट में हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, महाराष्ट्र में हो सकती है, तमिलनाडु में हो सकती है, केरल में हो सकती है। जहां मन कर जो है विभाग का वहां आपको कर सकता है। वेतन सीमा देखिए साहब, इसकी भी कम वेतन सीमा नहीं है। 44,900 से 1,42,400 रुपए तक के जो है आपको मिलते हैं। साथ में वेतन भत्ते भी मिलने, TDA भी मिलेगा आपको ये जरूरत के अनुसार। उसके बाद बात देखें कार्य प्रकृति। इसमें 2 प्रकार की कार्य प्रकृति है। एक तो डेस्क पर मिलती है आपको ड्यूटी और एक फील्ड ड्यूटी। क्या पता आप ही जो है अगले अजीत डोभाल बन जाएं। तो देख क्या रहे हैं, अजीत डोभाल बनने की प्रक्रिया में जुट जाइए। तो अत्यधिक गोपनीय जानकारी आप जुटाते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है जो SSC CGL, कई लोग इसमें अपना जीवन लगा रहे हैं। तो भारत सरकार के अधीन मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप B और ग्रुप C पर पदों पर भर्ती मिलती है। इसमें संचालनकर्ता कौन है? कर्मचारी चयन आयोग, SSC इसमें जो है इसको परीक्षा को लेता है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है, प्रतिवर्ष होती है आयोजित जो है ये। योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है। वेतन सीमा देखिए साहब, ये भी आकर्षक वेतन है, 30,000 से 60,000। उसके बाद पद और स्तर पर जो है पद और उसके स्तर पर इसमें भिन्न भिन्न वेतन आपका हो सकता है। योग्यता देखिए बताई दिया, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी है आपके पास, ठीक है। अब आगे बात करें साहब, क्या बात करें कि UPSC को अगर सुझाव की बात करें तो अगर आप UPSC की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू करते हैं, यानी UPSC को केंद्र में रखकर आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो एकमात्र लक्ष्य केवल UPSC को न बनाएं, उसके साथ इन विकल्पों पर भी ध्यान दे सकते हैं आप। मतलब कहने का मतलब है आप अपना प्लान भी तैयार रखिए। सारी ऊर्जा इसी के लिए मत ठोकिए, हो सकता है जो है आपके विपरीत परिणाम आ जाए। एक साल पहली साल आपने दिया नहीं हुआ, दूसरी साल दिया नहीं हुआ, तीसरी साल दिया नहीं हुआ, और ऐसे में फिर क्या होता है, आदमी के ऊपर तनाव हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है और वो फिर अनचाहे कदम भी उठा लेते कई लोग जो है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपना प्लान भी साथ के साथ लेकर के चलिए, या प्लान A को केंद्र में रखिए, उसके साथ में जो है प्लान B की जो तैयारी करते रहिए, और पहले इस पे किसी छोटे एग्जाम को निकाल करके उससे अपनी जो है तनाव मुक्त हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए आर्थिक रूप से, घर वालों पर प्रेशर ना दीजिए, और फिर साथ के साथ UPSC की तैयारी कीजिए। यही पहला सुझाव मेरा।
दूसरा जो है जिन परीक्षाओं का सिलेबस यूपीएससी से मेल खा रहा है उनके अनुसार जो रणनीति चुने। तो ये भी देख लें किन परीक्षाओं का जो है यूपीएससी से क्या कहते हैं सिलेबस मेल खा रहा है। मैंने लगभग बता ही दिया आपको, फिर भी आप अपनी तरफ से अलग से रिसर्च कर सकते हैं उसके मामले में, लेकिन नहीं तो मैंने जो परीक्षाएं बताई हैं उनको भी ध्यान में रखें। उसके बाद उत्तर लेखन अभ्यास का करते ही रहें। अगर यूपीएससी की तैयारी दे रहे हैं तो वहाँ पे तो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ भी खा कमा नहीं सकते आप जो उसके बिना। करंट अफेयर आपको नियमित रूप से पढ़ते रहना है, रिवीजन करना है इसका, और साथ के साथ मॉक टेस्ट को भी नियमित रूप से देते रहना है, जिससे यूपीएससी आपकी केंद्र में रहेगी और दूसरी परीक्षाएं भी आप साथ के साथ तैयारी करते रहें। प्लान बी को कमजोरी ना समझे आप। कई लोग जो है कहते हैं यूपीएससी करने आया था, किन में लग गया है, एसएससी करेगा है, तू ये करेगा है, मतलब इस तरीके से आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो प्लान बी को क्या करें, कमजोरी ना समझें, इसे एक बुद्धिमानी भरा और रणनीतिक फैसला माने। जो आज कह रहा है ना आपसे, है ये करेगा क्या, हाँ तू एसएससी बनेगा, लेकिन ध्यान रखो जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना वही सम्मान करेगा आपका। वही क्या करे, आज 1000 रुपये है क्या, 5000 रुपये है क्या, अरे थोड़ा भेज दियो, पेटीएम कर दियो क्या, फिर मांगने जाओगे ना आप देगा भी नहीं, जो टेलाता रहेगा। तो जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है उससे ध्यान मत दीजिए ज़्यादा। जो है यदि समय पर जरूरी हो तो दिशा बदलने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर जरूर लग रहा है कि अब मुझे जो है यहाँ से ये रास्ता लेना है, आगे रास्ता कठिन है या हो सकता है आगे जो खाई होगी, तो तुरंत बदल लीजिए रास्ता। क्यों आप कूदना चाह रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी में जो स्किल बनती है वो जीवन भर काम आती है, क्योंकि आप ऐसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, दर्शन की बातें समझते हैं, इतिहास समझते हैं, इकोनॉमी समझते हैं, दुनिया भर का ज्ञान लेते हैं आप जो है, तो आपके जीवन में वो कभी बेकार नहीं जाती। तो फिर जब बेकार नहीं जाती तो वो कैसे काम आती हैं, वो इसी तरीके से काम आती हैं। कहीं आपने दूसरी परीक्षा में हाथ आजमा लिया, आपने टीचिंग में हाथ आजमा लिया, आपने कहीं पत्रकारिता में हाथ आजमा लिया, क्योंकि आपने इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया, किताब लिख ली आपने लंबी चौड़ी एक। तो कहने का मतलब ये है कि अंतिम बात यही है, यूपीएससी करिए, यूपीएससी को केंद्र में रखिए, उसी को ध्यान में रख करके आप जो अपनी तैयारी कीजिए, साथ में हल्का 1-2 घंटे का समय निकाल करके या कुछ समय निकाल करके दूसरी परीक्षाओं पर भी ध्यान दीजिए, जिससे आपको जो है तैयारी करने में आसानी हो जाए, आप पर किसी प्रकार का तनाव ना हो, मानसिक तनाव ना हो, मानसिक दबाव ना हो, और परिवार को भी जो है आप बहुत अधिक दबाव ना दें कि साहब मुझे आर्थिक संसाधन चाहिए, तो उससे भी आप स्वतंत्र हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ इसे शेयर भी कर दें, और अपना प्लान भी अगर आपको बनाना है तो इस पर अवश्य ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।